हेलो रिस्पेक्टेड एंड लविंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारे चैनल डीएनए लीगली पर आप सबका फिर से बहुत 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 स्वागत है। आज हम एफआईआर के सीरीज ऑफ लेक्चर्स के तीसरे वीडियो में बात करेंगे कि एफआईआर का कंटेंट कैसा होना चाहिए, आपको एफआईआर में क्या क्या मेंशन करना चाहिए, क्या एक टेलीफोनिक कॉल या मैसेज जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस को देती है उसे एफआईआर माना जा सकता है, एफआईआर को लेकर एक एक्यूज्ड के क्या राइट्स हैं, और अंत में हम यह भी जानेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2016 के केस में एफआईआर को लेकर एक्यूज्ड के राइट्स के विषय में क्या कहा। लेकिन उन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड की जाए आपको इसकी जानकारी बिना देरी मिल जाए। तो आइए जानते हैं कि एफआईआर के कंटेंट क्या क्या होने चाहिए। एफआईआर में घटना का केवल ब्रॉड फीचर्स का उल्लेख किया जाना चाहिए, घटना का विस्तृत विवरण होना आवश्यक नहीं है। मतलब कि एफआईआर में घटना के सूक्ष्म विवरण पर कभी जोर नहीं दिया जाता है और ना ही यह आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि एफआईआर का उद्देश्य होता है कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस की फर्स्ट इंफॉर्मेशन पुलिस को देती है और इसकी वजह से ही क्रिमिनल लॉ को गति मिलती है, और क्योंकि इसी सूचना के आधार पर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और फिर गवाहों के बयान दर्ज करती है और चार्जशीट फाइल करती है। ऐसे में एफआईआर में सूक्ष्म विवरण या विस्तृत विवरण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण जुटाने के लिए मामले की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है। आपको एफआईआर में क्या क्या मेंशन करना चाहिए। सबसे पहले अपना नाम और पता, आप जिस घटना की रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी डेट, टाइम, प्लेस, घटना के सही तथ्य जैसे वो घटित हुए, घटना में शामिल व्यक्तियों के नाम और विवरण यदि आपके पास उपलब्ध हो, गवाह यदि कोई भी गवाह मौजूद हो या आप गवाह के रूप में जिन्हें पेश करना चाहते हो तो ये मेंशन करना आवश्यक है। क्या एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को बताने वाला टेलीफोनिक कॉल या मैसेज को एफआईआर कहा जा सकता है? तो आइए जानते हैं। सीआरपीसी में कहीं भी ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कि एक टेलीफोन कॉल या मैसेज को जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को बताता है उसे एफआईआर के रूप में माना जा सकता है या नहीं। आमतौर पर पुलिस पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो इन्फॉर्मेंट की फिजिकल प्रेजेंस के बिना एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। आजकल तो ईमेल के जरिए भी एफआईआर दर्ज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट के अनुसार एक टेलीफोनिक कॉल या मैसेज को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला ऐसा टेलीफोनिक कॉल या मैसेज जो क्रिप्टिक या मिस्टीरियस है। ऐसे टेलीफोनिक कॉल या मैसेज जो क्रिप्टिक यानी कि मिस्टीरियस नहीं बल्कि अस्पष्ट और साफ हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टीटी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2001 और दामोदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2004 में यह माना कि पूरी जानकारी के बिना एक क्रिप्टिक फोन कॉल या कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पार्शियल इंफॉर्मेशन को एफआईआर के रूप में नहीं माना जा सकता है। सिद्धार्थ वशिष्ठ @ मनु शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली जेसिका लाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने के तुरंत बाद किए गए फोन कॉल केवल तभी एफआईआर माने जा सकते हैं जब वो अस्पष्ट और क्रिप्टिक ना हो। तो इस प्रकार यह समझ में आता है कि एक टेलीफोनिक कॉल या मैसेज को तभी एफआईआर के रूप में माना जाएगा जब वो कॉल पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने के तुरंत बाद किए गए हों और दूसरा कि यह क्रिप्टिक ना हो बल्कि स्पष्ट रूप से कहे गए हों। एफआईआर को लेकर एक एक्यूज्ड के क्या अधिकार है, आइए जानते हैं।
सीआरपीसी के सेक्शन 2007 के तहत मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि पुलिस द्वारा दर्ज बयानों की कॉपी पुलिस रिपोर्ट के साथ साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए। इसी सेक्शन के तहत एक्यूज्ड को एफआईआर की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। एफआईआर को लेकर एक्यूज्ड के अधिकार पर यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक एक्यूज्ड को सीआरपीसी की सेक्शन 2007 के तहत एफआईआर की कॉपी काफ़ी देरी से मिलती है। एफआईआर की कॉपी एक्यूज्ड को तब प्रोवाइड की जाती है जब पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एक्यूज्ड पर कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की एक फ्री कॉपी एक्यूज्ड को तभी प्रोवाइड कर देनी चाहिए जब एफआईआर फाइल की जाती है, ताकि वह अपने ऊपर लगे आरोपों को कोर्ट में डिफेंड कर सके। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंजू चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013 में कहा कि एक्यूज्ड के लिए एफआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे यह जानने का अधिकार है कि घटना के तुरंत बाद इन्फॉर्मेंट द्वारा उसे अपराध से जोड़ने के लिए क्या फैक्ट बताए गए थे। यह उसे इन्फॉर्मेंट के बयान में बाद के बदलाव में से बचाता है, यानी कि अगर बाद में इन्फॉर्मेंट अपने बयान में बदलाव लाता है या अपने बयान से पलट जाता है तो प्रोसिक्यूशन का केस इससे कमज़ोर पड़ जाता है। एफआईआर की कॉपी एक्यूज्ड को जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, ताकि एफआईआर फाइल होने के तुरंत बाद वह यह जान सके कि एफआईआर में इन्फॉर्मेंट ने उसे अपराध से किस तरह जोड़ा है और वह जल्द से जल्द अपने को डिफेंड करने के लिए साक्ष्यों को जुटाने में सक्षम हो सके। एफआईआर की कॉपी एक्यूज्ड को लेट मिलने पर डॉक्ट्राइन ऑफ फेयर ट्रायल की अवहेलना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सभी राज्यों के ऑनरेबल सेक्रेटरी और राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया कि सेंसिटिव नेचर के अपराध जैसे कि यौन अपराध, उग्रवाद, आतंकवाद से संबंधित अपराध या फिर पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध और अन्य ऐसे अपराध को छोड़कर बाकी सभी कॉग्निजेबल ऑफेंस में दर्ज एफआईआर की एक कॉपी एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। यदि ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है तो राज्य सरकारों की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए, ताकि एक्यूज्ड को एफआईआर की कॉपी जल्द से जल्द मिल सके। चूंकि पुलिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के लिस्ट 2 में आने वाला एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन करना मुख्य रूप से स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट को सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के माध्यम से सहयोग कर रही है। सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट क्या है? क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम सीसीटीएनएस की परिकल्पना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा की गई थी। इसे 2009 से एमएमपी मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। ई गवर्नेंस के सिद्धांत पर आधारित सीसीटीएनएस का उद्देश्य पुलिसिंग को इफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना है। सीसीटीएनएस के माध्यम से स्टेट और यूटीएस को जो बुनियादी नागरिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, उसमें सिटीजन पोर्टल से एफआईआर की कॉपी प्राप्त करना भी शामिल है। सीसीटीएनएस के माध्यम से जब एक्यूज्ड सेंसिटिव केस को छोड़कर बाकी सभी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर की कॉपी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है, अगर कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है तो। आज के लिए बस इतना ही। इस लेक्चर सीरीज के अगले वीडियो में हम जानेंगे क्या थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर सकता है। फिर हम जानेंगे इस विषय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 के बारे में। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या एफआईआर दर्ज करना पनिशेबल ऑफेंस है? क्या पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 या सीआरपीसी की सेक्शन 482 के तहत कोई व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है? आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
हमें इतना प्यार और सराहने के लिए बहुत बहुत